30 जून को मैं रिटायर कर रहा हूँ। तो शुरू से आने के बाद ही तब से आप सब देख रहे होंगे काफ़ी कुछ एजुकेशन में बड़ी तब्दीली आई। इंस्टीट्यूशन वाइज जितनी तब्दीली आनी चाहिए थी देश के लेवल पर उतनी तो नहीं हुई। मुझे याद है कि 25वीं सालगिरह जब मनाई जा रही थी आज़ादी की, तो मैडम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनसे ये पूछा गया था कि उपलब्धियां देश की, काफ़ी कुछ उपलब्धियां थीं, उन्होंने गिनाया, वो प्रधानमंत्री थी, उनको बोलना भी था। उनसे पत्रकार ने एक प्रश्न पूछा कि आपका ऋणात्मक क्या है, कहाँ चूक हो गई, कैसा फील होता है कि कुछ इस फील्ड में और काम होना चाहिए था एज प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने केवल और केवल एक नाम लिया था, एजुकेशन। हाँ, शिक्षा में अगर हमारी सामर्थ्य और होती तो हम कुछ और काम करते थे। इसके साथ अब तो आप इस दृष्टिकोण से देखते होंगे, मैं कोई इतिहास का उस सेंस में क्लासरूम का छात्र नहीं रहा। आप यूँ कह सकते हैं मैं इतिहास का प्रेमी हूँ या मैं साहित्य का प्रेमी हूँ, अट्रैक्ट करता है मुझे। और जैसा वीरेंद्र कह रहे हैं कि शायद मैं बेहतर करता उधर की तरफ होता तो ये शायद तो पूरी ज़िंदगी लगा रहता है। लेकिन अपनी दृष्टिकोण से भी जब मैं आपकी परीक्षाएं सामने हैं, मेरी सलाह यह है कि एक तो जिस सब्जेक्ट में घुस रहे हैं आप, जिसको पढ़ रहे हैं, उसके साथ इन्वॉल्व करिए, उसके साथ मोहब्बत करिए। केवल प्रोफेशनल एंगल से काम नहीं चलेगा कि केवल इस एंगल से कि नहीं मैं इसको पढ़ लूँगा और मुझे इतना नंबर इसमें मिल जाएगा और यही मेरा रुख है। नहीं, वह एक कालखंड है, खासतौर से इतिहास, तो वह उस तरीके के उस युग के बदलाव को दिखाता है। तो उसके साथ इन्वॉल्व होकर के पढ़िए। इन्वॉल्व होने से मेरा मतलब ये है कि अगर आप वहाँ होते तो आपका दृष्टिकोण क्या होता, आप कैसा फील करते, तो फिर आप उसके साथ इन्वॉल्व होंगे। तो यह एंगल, इससे एंगल से मैं आज़ादी के आंदोलन को देखता हूँ तो 57 से 47 कालखंड पर हम लोग बात कर रहे थे, वो 90 साल का पीरियड। परंतु 47 की आज़ादी के बाद, आज़ादी मिलने के बाद जो हम आज 2022 में बात कर रहे हैं, इस कालखंड को पढ़ने के लिए भी, जो कि आपके लिए ज़्यादा मौजू है प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की वजह से भी और एक जीवंत नागरिक के हैंडसेल से भी, यह देखना जरूरी है। मैं नहीं जानता कि इतिहासकार इसको किस कालखंड में बांटेगा, परंतु मैं उसको बांट करके देखता हूं 47 से 71, 72 और 71-72 से लेकर के 92 और 92 से 22, ये 3 कालखंड भारत में स्पष्ट दिखता है। जबकि नीतियां बदली हैं, खासतौर से आर्थिक नीतियां बदली हैं। वीरेंद्र उसको बेहतर बताएंगे आपको, क्योंकि उनका विषय भी वही है, उसको डील कर रहे हैं। इनके पास काफ़ी कुछ आंकड़े हैं। अभी एक हफ्ता पहले हमारे विनोद तिवारी जी, आपके इनकम टैक्स कमिश्नर साहब, वो भी छात्र रहे हैं कॉलेज के ही, तो किसी कार्यक्रम में ईसीसी में थे, तो उन्होंने एक बहुत, मैं बताऊं कि मैजिक फिगर मेरे लिए तो लगी कि 47 में हम कितने कलेक्शन कर लेते थे इनकम टैक्स का और आज हमारी क्या हैसियत है और किस तरीके से कर लेते हैं, बड़ा चमत्कारिक लगा। तो मैंने कहा कि वो विषय इनका है, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन जब हम ये देखते हैं, और ख़ास तौर से मैं उस इंटरव्यू को याद कर रहा हूँ मैडम इंदिरा गांधी का, 25वां साल लगभग उसी के आसपास हो ही रहा है, 72 हो रहा है, उसी समय का वो इंटरव्यू है। और तब जब मेरा ध्यान गया 47 में, जब ये देश आज़ाद होता है, तो आप ज़रा कल्पना करिए, आप नेहरू की जगह खड़े हो जाइए। उस समय इस देश के लिए पूरी दुनिया भविष्यवाणी कर रही थी कि शायद ही ये देश एक रह पाए, ये नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी विविधताओं से बना हुआ ये देश है कि ये सारी विविधताएं इसको लेकर तोड़ डालेंगी। आपने एक बयान पढ़ा होगा, मैंने लिखा हुआ नहीं पढ़ा, सुना हुआ पढ़ा। चर्चिल ने कहा था कि यह देश एक नहीं रह सकता, 5 साल इसके बाद आप खुद ही हमारे पास चल के आओगे कि आप चल कर हमको संभाल लीजिए। और जब इसका सवाल नेहरू जी से पूछा गया कि चर्चिल का बयान तो ऐसा है इस देश की आज़ादी के बारे में,
तो नेहरू जी ने बहुत लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया था, उन्होंने केवल एक पंक्ति का आंसर दिया था, लेट अस डिस्प्रूव इट। क्योंकि वो भी ये मानते थे कि इस देश में विविधताएं तोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। मैं क्रेडिट देता हूं उस पीढ़ी को जो 71 में या 72 तक आई है, कि उसने बहुत कुछ झंझट देखे। भाषा का सवाल इस देश के सामने था, धर्म के आधार पर देश बटा था तो धर्म का सवाल था मुबाए हुए, भाषा का सवाल था, भुखमरी का सवाल था, अंग्रेज हमको कुछ छोड़ के नहीं गया था, रोजी रोटी का सवाल था। आप किसको एड्रेस करेंगे? एक को एड्रेस करें तो आप प्रांतों के विभाजन के नाम पर ही 16 प्रांत में भारत बटा, प्रांतों के विभाजन के नाम पर ही परेशानियां हो रही थी कि धर्म के नाम पर बांटा, भाषा के नाम पर बांटते हैं या जनसंख्या के नाम पर बांटते हैं। इतनी ज्यादा टेढ़े, उसी में हिंदू कोड बिल का सवाल, डॉक्टर BR आम्बेडकर की उनका जबरदस्त आग्रह था कि हम हिंदू कोड बिल को पहले ही लागू कर लें। उसी के मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, आपने देखा होगा। तो यह इतना आग्रह उस पर पड़ा हुआ था कि उस समय के भारत की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन क्रेडिट जाती है। और उसके ऊपर से आप उठा के देखें 47 से लेकर 71 तक में, तो भारत को कश्मीर में युद्ध झेलना पड़ा, 62 का युद्ध, अनफॉर्चुनेटली हम हार गए, लेकिन लड़ना तो पड़ा। एक युद्ध लड़ने पर संसाधन की कमी जरा देखिए। फिर 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। 71 का युद्ध थोड़ा सा मोराल को बढ़ाता है, जब हमने निर्णायक युद्ध इंदिरा जी के नेतृत्व में लड़ा, नहीं तो उससे पहले, परंतु खर्च तो होता है। तो मैं कह रहा हूं 47 से 71 तक के उस कमजोर भारत में, उस टुकड़े में मिले हुए भारत की जो उपलब्धियां 71-72 तक दिखती हैं, वो मुझे बेमिसाल दिखते हैं। मैं किसी कोने में उस पीरियड को हे करके देखने का, मेरी समझ उसकी आदि नहीं है। मैं उतने के बावजूद उन उपलब्धियों, और खासतौर से हरित क्रांति का पीरियड तो 69 में आता है, दुग्ध का क्रांति का पीरियड भी आता है, तो हम काफी कुछ करवट ले रहे थे और हमने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस एंगल से जब आप 71 तक देखते हैं तो एक भारत दिखता है। और उसमें फिर इंदिरा जी का ये सवाल कि हाँ, शिक्षा के बारे में थोड़ी उपेक्षा हो गई, अर्थ रखता है। पर दुर्भाग्य यह है कि उस शिक्षा की उपेक्षा को हम आज तक दूर नहीं कर पाए। ऐसा नहीं हुआ कि 26वें साल में हमने फोकस कर लिया। इंदिरा जी को तो 72 में जाना पड़ा। इसके बाद जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश मूवमेंट में शिक्षा उसी तरीके से अस्थिर हो गई थी जिस तरीके से आप कोरोना पीरियड में आज देख रहे हैं। और मैं जेपी मूवमेंट का छात्र रहा हूं। बिहार का आंदोलन, गुजरात का आंदोलन, उत्तर भारत का आंदोलन, रोज लड़के सड़कों पर थे, भ्रष्टाचार मिटाना है। उसके बीच में दोनों पक्ष से गलतियां हो रही थी। मैं केवल यह देखने के लिए नहीं हूं कि केवल इंदिरा गांधी गलत कर रही थी या विपक्ष गलत कर रहा था, जयप्रकाश कर रहे थे। मेरी असहमति बनती है जब मैं जयप्रकाश जी के उस सेंटेंस को पढ़ता हूं कि सैनिकों को अगर गलत आदेश है तो उसका अनुपालन नहीं करना चाहिए। यह अराजकता को खुला निमंत्रण था और जयप्रकाश जैसे व्यक्तित्व से उस समय कल्पना नहीं की जा सकती थी। मैं फर्स्ट ईयर की उम्र में था और उस समय भी, उस उम्र में भी मुझे ये बुरा लगा था, क्योंकि कोई शासन कैसे चल पाएगा। दूसरी तरफ इंदिरा जी से जो हो रहा था, क्योंकि वो एक अहंकार बांग्लादेश के आंदोलन के बाद से युद्ध से निकल चुका था, वो इंदिरा जी को देख रहा था, संस्थाएं टूट रही थी। तो जब आप इस पीरियड से उसको देखते हैं तो इसमें आपकी स्वतंत्र सोच के लिए बड़ी जगह है। जो किताबों में लिखा है उससे ज्यादा पढ़ने के लिए जगह है। जब आप उसको पढ़ेंगे, उसके साथ इन्वॉल्व होंगे और उस उम्र में अपने को ले जाएंगे, तो आपको देखेंगे कि एक भारत जिसमें पाकिस्तान को खंडित कर देने का दम्भ भी आ चुका है और आत्मविश्वास भी आ चुका है, वह भारत का प्रतिनिधि, उसका प्रतिनिधित्व कर रही इंदिरा गांधी। और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एक तरफ इकट्ठा है। गुजरात और बिहार की वो घटनाएं संकेत बन जाती हैं और जयप्रकाश आंदोलन आ जाता है। और जयप्रकाश मूवमेंट में, मैं उदय प्रताप कॉलेज में छात्र था, जयप्रकाश जी ने सीधे कहा था कि मैं इंदिरा जी से आग्रह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इंदिरा गांधी पर विश्वास है, उनके पीछे कांग्रेस का उत्तराधिकार है। मैं विपक्षियों पर उतना भी भरोसा नहीं करता, इनके पास कोई नीति नहीं है। ये अलग बात है कि 3-4 महीने बाद इमरजेंसी लग जाती है, फिर इसके बाद जयप्रकाश भी जेल चले जाते हैं, सारे विपक्षी भी जेल चले जाते हैं, फिर उन्हीं सारे विपक्षियों का इकट्ठा हो जाना है, फिर वही जयप्रकाश उनके नेता बन जाते हैं। पर जयप्रकाश को उदय प्रताप कॉलेज में मैंने सुना है अपने मुंह से
जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं विपक्षियों पर भरोसा नहीं करता क्योंकि इनके पास नीतियां नहीं। तो वह विपक्षी जब नीतिगत इकट्ठे हुए तो 77 में आपको दिखाई दे रहा है जनता पार्टी की सरकार का बनना, और वो 77 की सरकार 92 तक भारत को इस स्थिति में ला देती है, लड़खड़ाते हुए, टूटते हुए, गिरते हुए, इंदिरा गांधी का जाना। एक पीरियड है कि आप सोना गिरवी रखने की नौबत आ जाती है जब चंद्रशेखर का पीरियड आता है। तो फिर उस समय का भारत एक करवट लेता है जिसे हम आधुनिक भारत कह रहे हैं, जिसने कि अपनी नीतियों को तब्दीली किया, सारा कुछ बदला, और आज 22 तक के भारत की एक दूसरी कहानी है जिसमें हम सब जिंदा है। आपकी पीढ़ी तो कम से कम उसी में है जिसने उस विकास को देखा है जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं। कुछ कमियां हैं परंतु इसकी कुछ उपलब्धियां भी हैं। हमने काफ़ी कुछ उपलब्ध कराया है, खान पान उपलब्ध कराया है। तो जब आप किसी एंगल को पढ़ रहे हैं, मेरा संकेत यही है कि जब किसी एंगल को ले जाएं तो आप एक तो वहां पर पहुंचाएं अपने आप को, क्योंकि दुर्भाग्य है जहां पर एक सौभाग्य है कि सोशल मीडिया ने सब कुछ उपलब्ध कराया है और काफ़ी मटेरियल दिया है, वहीं इसकी एक निगेटिविटी भी है कि वो बना बनाया कुछ रेडीमेड फूड की तरह आपको परोस देती है, और अगर आप अपना विवेक नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आपका विचार नहीं बनेगा। इसलिए जब उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो 2 मिनट के लिए रोक दें और अपने को वहां ले जाएं। नेहरू की आलोचना बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र में आलोचना का बड़ा ही स्थान होता है, परंतु आप ले जाइए 1951 में अपने आप को और कहिए कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू कोड बिल को लागू किया जाना चाहिए, और नेहरू कह रहे हैं कि नहीं, हमें थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, चुनाव हो जाने दीजिए फर्स्ट इलेक्शन को, क्योंकि हम सब नामित व्यक्ति हैं, हमारे पास अधिकार ही कहाँ है। ये सवाल संविधान सभा में एक व्यक्ति ने, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो मणिकलाल जी का है, एक व्यक्ति ने जो कि दक्षिणपंथी थे, उन्होंने ये सवाल उठाया कि यहाँ जो लोग हैं संविधान सभा के सब नामित व्यक्ति हैं, अभी पार्लियामेंट चुन करके नहीं आई है, हमें क्या अधिकार है कि हम किसी धर्म में इतना बड़ा दखलंदाजी कर लें, हिंदू कोड बिल लागू कर दें। ये हिंदू कोड बिल का ही सवाल है जिस पर कि आंबेडकर साहब इस्तीफा देकर के मंत्रिमंडल से बाहर आते हैं। आंबेडकर जी ने कहा नहीं, बड़ा भारी कदम है, सही कदम है, प्रगतिशील कदम है, इसके लिए अगर थोड़ी बहुत अवज्ञा भी हो रही हो तो करनी चाहिए। नेहरू जी ने जब कहा कि नहीं, चुनी हुई सरकार करेगी और मैं चुना जाऊंगा और तब इसके बाद करूंगा, तो आंबेडकर साहब ने कहा नहीं, आपने ब्राह्मणों के आगे सरेंडर कर दिया, अब मैं इस सरकार में नहीं रहूंगा, और उन्होंने उस पर इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी इस बात के लिए कमिटेड रहे और पहला चुनाव होता है 52 जनवरी में, और उस चुनाव में 366 मीटिंग नेहरू एड्रेस करते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, आपकी तरह हर जगह फ्लाइट से पहुंचना और एड्रेस करना नहीं था। आप समझ सकते हैं उसमें साधन कहाँ था आपके पास, प्रधानमंत्री के पास भी कितना साधन था, कितनी हवाई जहाज थे, तो अक्सर जगह ट्रेन में से जाना। प्रधानमंत्री नेहरू पहला ही सेंटेंस बोलते थे किसी भी चुनाव मीटिंग में, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हिंदू कोड बिल लागू करूंगा। रामचंद्र गुहा लिखते हैं, अगर आप उसको देखें, कि 300 मीटिंग करने के बाद उस माहौल से नेहरू डर गए, नेहरू में भी भय दिखने लगा। किस माहौल से? क्योंकि वो जो धर्म के नाम पर इकट्ठा थी संघ की ताकतें, मान लीजिए जिनको आप कहें दक्षिणपंथी, वो एक तरफ भारत को तोड़ने की बात कर रहे थे, वो अखंड भारत का सपना देख रहे थे। दूसरी तरफ क्योंकि हिंदू मुसलमान का झगड़ा चल ही रहा था, भाषा के सवाल पर तमिलनाडु इकट्ठा हो रहा था और कह रहा था कि नहीं, हम इसको नहीं, हिंदी को नहीं स्वीकार करते और हमें इधर बनना चाहिए। पूर्वोत्तर में हमारा बहुत कसाव नहीं था, तो नेहरू को लग रहा था कि अगर कांग्रेस चुन करके नहीं आई 52 में तो शायद ही ये देश एक रख पाए, क्योंकि और किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये बूता नहीं था कि वो एक भारत को बना सके, और उसके पास सपना नहीं था। तो नेहरू का आना, कांग्रेस का आना बड़ा जरूरी था, परंतु कांग्रेस को, नेहरू को लग रहा था, जब कुछ लोगों ने समझाया कि एक बड़ा लक्ष्य है कि आपका आना और देश को एक रखना, आपने ये छोटा लक्ष्य सामने ले लिया, हिंदू कोड बिल, ये बकवास की बात आप कहते हैं हर मीटिंग में, और कहीं इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि कांग्रेस हार जाए। तो नेहरू को यह भय हो रहा है। रामचंद्र गुहा कहते हैं कि पहली बार देखा गया है कि बाद के पर्सनल मीटिंग में नेहरू ने कहा कि हाँ, शायद ये गलत हो गया, लेकिन अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता। क्यों ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हुए ओपनली कहा था
कि नेहरू ने सरेंडर कर दिया है, मैं जानता हूं कि वो कभी भी हिंदू कोड बिल नहीं लाएंगे। उन्होंने ब्राह्मणों के आगे सरेंडर कर दिया। तो कहीं उसकी प्रतिक्रिया थी नेहरू में कि उन्हें हर मीटिंग में ये कहना ही पड़ता था कि नहीं, कांग्रेस आएगी तो लागू करेगी। और कांग्रेस आई, इतिहास ने देखा कि कांग्रेस आई और कांग्रेस ने लागू किया। वो 55-56 तक आ जाता है बिल, और कैसे राजेंद्र बाबू का होता है, आप सब उस इतिहास को पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं उस निष्ठा और ईमानदारी की बात कर रहा हूं, जो कमिटमेंट कांग्रेस में है जमींदारी उन्मूलन का, जो कमिटमेंट है हिंदू कोड बिल का, जो कुछ है, कॉमन सिविल कोड की बात कही गई कि आप उसको लागू करिए, हिंदू कोड बिल, तमाम तरीके के आड़े तिरछे देखे गए। तो जब आप इतिहास को उस एंगल से पढ़ते हैं और वहां अपने को ले जाते हैं, तब आपको लगता है कि उस पीढ़ी के विजडम पर आपको भरोसा करना पड़ता है। पहली पंचवर्षीय योजना, कृषि योजनाएं, उनको लागू करना, कैसे भारत को खड़ा करने की कोशिश हो रही है और कैसे पूरी दुनिया उस भारत को निगेटिविटी में डाउन करने की कोशिश कर रही है। 62 तक आते आते चाइना का युद्ध ही हो गया, 65 में मौका लेकर पाकिस्तान चढ़ बैठा, उसको पूरा सपोर्ट देने वाला अमेरिका था। 69 में हमारे पास खाने के लिए नहीं था, प्रधानमंत्री को 1 मिनट 1 मीटिंग का रोजा रखने की अपील करनी पड़ रही है। आप जरा भारत की कल्पना करिए, क्या था आपके पास। फिर जिस बूते से वो देश को खड़ा किया गया, पाकिस्तान की तरह हमने किसी की गोद में बैठना पसंद नहीं किया। इस बूते के बावजूद 62 में ह्यूमिलिएट किया है। जब हम सहायता मांगने अमेरिका के पास गए थे, अमेरिका ने कहा कि तुम तो तटस्थ बनते हो, जाओ लड़ लो। फिर भी हमने किसी की गोद में बैठना पसंद नहीं किया। और 65 में हम लड़ लिए, अन्न रोका गया हमारा। वो ललका गेहूं, आपने पता नहीं नाम सुना होगा, मैं वो ललका गेहूं खाया हूं, जो वहां पर सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका में पशुओं को खिलाया जाता था, वह हमारे रुपए में कन्वर्टेबल करके PL 480 476 नहीं, 476 नहीं होगा, 80 तो दिख रहा है, हो सकता है 700 समथिंग, एनीवे वो ज्यादा होगा, उसको देख लीजिएगा। PL 480 शायद था, के तहत वो हमको वहां से गेहूं की सप्लाई दी जा रही थी। और 65 में युद्ध के समय वो सप्लाई रोक दी गई। ये वही हालत है कि सीधे सीधे उन्होंने कहा कि अगर आप गेहूं पाकिस्तान से लड़ेंगे कश्मीर के मामले पर, तो हम आपको गेहूं नहीं देंगे। उसी की प्रतिक्रिया में शास्त्री जी को यह नारा देना पड़ा कि नहीं, 1 मीटिंग हम भूखे रह लेंगे, लेकिन हम इस तरीके से समझौता नहीं करेंगे। तो एक ऐसा मुल्क दिखता है। इसके बाद हरित क्रांति का युग आता है। 69 में जब इंदिरा गांधी आती हैं, गरीबी हटाओ का नारा देती हैं, और इसके बाद हरित क्रांति का उसी समय वैज्ञानिकों से हमारा प्रयोग सफल होता है। और फिर हम अमूल में, ये अमूल की भी एक क्रांतिकारी, अमूल एक प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप अमूल आंदोलन को देखें तो भारत में सहकारिता आंदोलन के सफल होने की सबसे बड़ी मिसाल है। और आजकल वीरेंद्र गुजरात में ही है, मैं तो अमूल को जब भी उस आंदोलन को देखता हूँ, वर्गीस साहब को, तो लगता है कि हाँ कुछ है। तो इस पोटेंशियल में भारत खड़ा हुआ 71-72 तक। और इस 72 के बाद से लेकर 92 तक का ये जो 20 साल का पीरियड है, इसकी अलग झंझावात हैं, अलग समस्याएं हैं। इसमें बाबरी कांड हो जाता है, इसमें ये होता है, हमारी दूसरी समस्याएं। लेकिन हम आर्थिक रूप से टूट गए, सब्सिडीज का युग आ गया। ये भी पढ़ने की बात है आपके, कि आखिर वह क्या हुआ कि 72 तक खड़ा होता हुआ भारत एकदम लड़खड़ा गया है। केवल जनता पार्टी की नीतियां थी, 2-2.5 साल तो थी जनता पार्टी। हाँ, दिखाई देता है 13 सरकारें गिरा दी गई थी मोरारजी देसाई द्वारा, धारा 356 का दुरुपयोग किया गया था। पहली बार लोगों ने मास बूथ कैप्चरिंग देखी थी जनता पार्टी के उस आंदोलन में, जिसमें 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख लेकर के लोग जीते थे। मैं उस पीरियड का हूँ, 16-17 साल की उम्र है, मुझे सब दिख रहा है। कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं था। पहली बार पब्लिक ने देखा कि पूरे बूथ को कैप्चर करके चुनाव रिगिंग की जा सकती है। उससे पहले कहीं इक्की की घटनाएं होती होंगी। गांव-गांव में कहीं कहीं देखने वाला ही नहीं था। जितना मन करे उतना आप वोट डालो, 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख से लोग जीत रहे थे, वो चीन करके आई। और यही नहीं हुआ, फिर वो मोरारजी देसाई की जो सरकार बनी, उसने आते ही 13 प्रांतों में सरकार गिरा दी धारा 356 का। पहली बार 356 का दुरुपयोग देखा गया। 356 का प्रयोग उससे पहले कब हुआ था? आप में से पहली बार भारत में 356 का प्रयोग कब हुआ? हम्म। 51 में तो पार्लियामेंट ही नहीं बनी थी ना, तो नहीं, पहला हुआ है 57 में, मेरी समझ से 56 या 57 में केरला की चुनी हुई गवर्नमेंट गिराई गई है। मैं धारा से ही कोट कर रहा हूँ, 356 ही है ना, जिसके तहत केंद्र हस्तक्षेप करता है कि अगर राज्य बाहर निकल रहा है
अपने दायरे से, तो उसकी सरकार को गिरा दे। तो 356 में के तहत केरला की चुनी हुई वामपंथी सरकार गिराई गई। उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी मैडम इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। इंदिरा जी केरला विजिट करके आई और जिद पकड़ ली कि नहीं, वो सरकार गिराई जानी चाहिए क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी सरकार है। करुणानिधि की गवर्नमेंट थी शायद, और पंडित नेहरू कह रहे थे कि नहीं, वह कांग्रेस विरोधी सरकार है, राष्ट्र विरोधी सरकार नहीं है, वो चुनी हुई सरकार है और उसको पूरा मौका दिया जाना चाहिए। पर इंदिरा जी की जिद के कारण 1800 हमें दिख रहा है 1956 या 57 है जब पहली बार 356 का प्रयोग हुआ और हुआ। नेहरू जी ने ओपनली कह दिया इसको कि आई एम नॉट कन्विंस्ड विद, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर कह दिया कि नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बहुत डेमोक्रेटिक आदमी थे। बट एनीवे दिस थिंग हैपेंड, उसका अपराध बोध हुआ। पर आप दूसरा दृश्य देखिए कि 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, तो 13 सरकारें ये कह के गिरा दी जाती हैं कि चूंकि पब्लिक ने जनता पार्टी को केंद्र में चुना है, अतः ये विपक्षी सरकारें जो राज्य में हैं अब ये मॉरल खो दी हैं, अनैतिक हो गई हैं, इनको पुनः चुनाव कर लड़के आना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमारी आंधी चल रही है तो इस आंधी में चुने जाएंगे लोग। इसके लिए 356 नहीं बनाया गया था, आपने 356 का प्रयोग किया। तो लड़खड़ाता हुआ भारत खड़ा दिख रहा है आपको 92 तक। इस मामले में बीजेपी का स्टैंड बहुत अच्छा है। बीजेपी ने 356 का प्रयोग दुरुपयोग नहीं किया है। खासतौर से अटल बिहारी वाजपेयी के पीरियड में कई बार परिस्थितियां आई, उन्होंने कहा नो, हम इस तरीके से किसी सरकार को गिराने और बैठाने में विश्वास नहीं करते। लेकिन जनता पार्टी के पीरियड में ऐसा हुआ और फिर 92 के बाद भारत एक खड़ा हो रहा है। कमजोर सरकार थी, और ये भी गजब विचित्र बात है कि जब जब कमजोर सरकारें रही हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट तो पता नहीं संदिग्ध थी कि उसने वोट मैनेज किया है कि कैसे किया है, आप जानते ही हैं। लेकिन नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ वो सरकार चलाई, भारत ने अपनी नीतियां बदली, और कहा जाता है कि इन नीतियों को अगर हम पहले गए होते तो आज हम चाइना की तरह खड़े होते। हमसे पहले चाइना ने अपने को बदल लिया था और आज चाइना चाइना है। हम उस लाइन पर देर से आए हैं, परंतु हमें विश्वास है, हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम आगे बहुत अच्छा करेंगे, हम विकसित होंगे। हम सब भी इसको उम्मीद करके रखें। पर एक छात्र के रूप में मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप यहाँ पर सुनते हैं, जो नोट्स खटकते हैं उनको लिख लें। टीचर जब बोल करके समाप्त होता है तो आप उससे सवाल पूछ लें। और मैं समझता हूं कि आपकी इस क्लोज डोर में जो अध्यापक है वो ईमानदार है। अगर उसे कहीं असहमति होगी या न समझ पा रहा होगा तो आपसे ओपनली कह देगा कि हम लोग इस पर कल बात कर लेंगे, मुझे और देखने की ज़रूरत है। आप भी उस पर खुल गए हैं, नेटवर्क, सोशल मीडिया है, प्रमाणिक लिटरेचर देखिए और अपनी सोच पुख्ता बनाइए। ढुलमुल नहीं होनी चाहिए, पुख्ता सोच होनी चाहिए आपकी कि इस एंगल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यह बात दोनों जगह मैटर करती है। लिखते वक्त से ज़्यादा इंटरव्यू बोर्ड में मैटर करेगी। जब तक आप उस पर पुख्ता राय नहीं रखेंगे, अगर बोर्ड में वही सवाल आ गया तो आपके ढुलमुल होने को जो एक्सपर्ट होता है वो जान जाता है और आपको इस्तेमाल कर लेगा। ढुलमुल चरित्र अधिकारी में हम कभी नहीं देखना चाहते। उसे फर्म है, 1 मिनट का गलत निर्णय तो हम बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि रेक्टिफाई हो जाता है पूरे सिस्टम में, ऊपर अधिकारी बैठा हुआ है। परंतु अगर आपका ढुलमुल नेचर होगा, आप फाइलों से खाली टालना चाहेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी कमीशन इस तरीके के लोगों को पसंद करता है। तो आपकी सोच स्पष्ट बननी चाहिए। जो भी जिस सब्जेक्ट को लेते हैं, जिस एंगल को लेते हैं, उस एंगल को उसको पढ़िए, उसके साथ इन्वॉल्व होकर पढ़िए, बढ़िया पढ़िए। और जब आप इस तरीके से पढ़ने लगते हैं, मैं तो नहीं कभी उधर की तरफ बैठा, लेकिन मुझे साहित्य और जहाँ जहाँ जो पसंद आया उसको पढ़ा, तो जब भी पढ़ा हूँ तो इन्वॉल्व होकर पढ़ा हूँ और पढ़ने में रुचि होती है। ऑल द बेस्ट, आप मेहनत से पढ़ें, अच्छा करें जी। हाँ, बैठ के ही बात करो, ठीक है। पर्सनालिटी थे, उनके क्या अच्छे
ठीक है, अच्छा प्रश्न है। मैंने ओपनिंग सेंटेंस ही अपना यही कहा था कि विषय से मोहब्बत करिए। जब आप उससे मोहब्बत करेंगे तो आप उसके विस्तार में किसी के कहे पर नहीं जाएंगे, खुद पढ़ेंगे। और ये मानकर चलिए कि आपका अपना एक सिस्टम है, फेथ है, ब्रेन है, तो जितना मन स्वीकार करता है जो एंगल, उसी को स्वीकार करिए। और अगर कहीं खटक रहा है तो मित्र हैं, अध्यापक है, जब तक वो मामला तय नहीं हो जाता तब तक उसको पेंडिंग में मत डालिए। परंतु चर्चा करते वक्त यह देखिए कि आप पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जैसे न हो जाए। मेरा मतलब है, चर्चाएं दो तरीके से होती हैं। कभी कभी मैं डॉक्टर दिव्य कीर्ति का व्याख्यान सुन लेता हूं, ये देख लेता हूं। एक अप्रोच की बात मैं कर रहा हूं, मैं बहुत ज़्यादा उनके कंटेंट से वाकिफ भी नहीं हूं और जानता भी नहीं, वेल रेड हैं, मैं उनको देखा। कभी कभी मैं देख लेता हूं, मुझे अप्रोच लगता है दृष्टि होनी चाहिए साफ, और मैं रवीश का देख लेता हूं। अभी दोनों का अंतर साफ दिख रहा होगा, न इसमें रवीश बेवकूफ़ है, ना डॉक्टर दिव्य कीर्ति बेवकूफ़ है। परंतु एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जब आप कहीं कोई बात कर रहे हो, आप सबको सुनिए, तो आपके पास अपनी स्पष्ट सोच होनी चाहिए। रवीश के साथ होता है कि दूसरा पक्ष नहीं उठाया जाता, ये पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो गया। तो जब आप भी पढ़िए तो उस पर अपनी राय पुख्ता बना लीजिए, और ये मान करके चलिए कि वो लोग भी कोई चाहे नेहरू हैं या मुरारजी हैं या कोई भी है, जो फैसले कर रहा है वो कोई राष्ट्रद्रोही व्यक्ति नहीं है जो उतने पद पर वहां पर पहुंच गया है। तो उस व्यक्ति में कहीं कुछ तो है जो वहां तक पहुंचा है। अब वहां पहुंचने के बाद वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए हो सकता है सरेंडर कर जाए, समझौता कर जाए। आप हमारी बात समझ रहे हैं? आप देखिए मुरारजी को, बड़े संघर्ष में और बहुत दूर तक गए हैं, गांधी पीरियड के नेता रहे हैं। आप देखिए वीपी सिंह को, वीपी सिंह की ईमानदारी। अलग बात है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए कहीं ऐसा सरेंडर कर सकते हैं, कोई भी आदमी बड़े पद पर हो, परंतु वहां तक जाने में पोटेंशियल की बात मैं कर रहा हूं तो है। तो पहली बात तो ये है कि उस पर फेथ मान करके चलिए कि वो व्यक्ति जो वहां तक पहुंच रहा है वो आदमी कमिटेड है, उसमें कुछ है। अब वो किस नीति के तहत या किस दबाव के तहत फैसला कर रहा है, अगर वो दबाव आपको दिख रहा है तो उस दबाव को चिन्हित कर लीजिए। हो सकता है आप उस जगह पर होते तो ये वही फैसला आप करते उस दबाव के तहत। अब दबाव कितना है नहीं देखा जा सकता। मैं खाली एक प्रधानमंत्री को देखता हूं, राजीव गांधी को, जिन पर वह पोटेंशियल नहीं दिखता, वो क्षमता नहीं दिखती उनके फैसलों में। मुझे लगता है कि जैसे कुछ मिल गया हो और वो फैसले कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब गढ़े हुए नेता हैं, तो जब वो फैसला कर रहे हैं तो उन पर वही दबाव। जैसे वीपी सिंह के फैसले बड़े आलोचना में जाते हैं, क्योंकि उसी समय वो मंडल का आंदोलन होता है, उसी समय भी बाबरी मस्जिद वाला कांड होता है, ये होता है। दोनों की ये कम चमत्कार की बात नहीं है कि एक बाजू में लेफ्ट और एक बाजू में राइट को लेकर के वो सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों का दबाव होगा, लेफ्ट और राइट का, और दोनों आप समझ रहे हैं कि एकदम दूसरे हैं। तो उन दबावों के तहत विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन सा निर्णय लेते हैं, वो सफल होता है, असफल होता है, फेल कर जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। एक छात्र के रूप में आपसे है कि मैं बार बार वही कह रहा हूं कि आप उस पूरी सोच पर अपना मन बना लें, अंतिम रूप से उसको टाल के नहीं ले जाएं, और किसी कार्यकर्ता, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के एंगल से उसको देख करके न बोलें। इसका खतरा है। मैं किसान बिल था, जैसे मेरी बड़ी उत्सुकता थी कि मैं किसान बिल पर यह जान लूं कि ये जो फैसला हो रहा है ये सचमुच किसानों के पक्ष में है या नहीं जाएगा। मेरी यह सहमति बनती थी मोदी से कि लगभग यही ऐसा ही कुछ, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जो मेरी सोच बनी, मैं बता रहा हूं, मैं गणित का छात्र हूं बहुत दिन का, लेकिन मेरी ये सोच एक तो बनती थी कि लगभग ऐसा ही कुछ मनमोहन सिंह सरकार जब कर रही थी तो यह सरकार उसका विरोध कर रही थी। तो मैं इस सरकार को इसलिए नेगेटिव नंबर देता था कि उस समय कर दो। लेकिन यह हो सकता है पॉलिटिकली कंपल्सन हो, पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में होता ही हो कि जो अपोजिशन है वो ऐसे ही बोलता है, वहां पर साधु महात्मा लोग नहीं बैठे हुए अपने, ठीक। परंतु अब मुझे देखना था कि किसान बिल में जो हो रहा है वो है क्या। मैं कितने वीडियो और कितने लिटरेचर को पढ़ डाला, सारे कुछ नियम कानून पढ़ डाले, उसमें अविश्वास का मामला था कि साहब इसमें आप कोर्ट को ले जाएंगे, कोर्ट में घसीट जाएगा, वो आदमी परेशान रहेगा, इत्यादि बातें होती रही। कोई फर्म बोलने को तैयार नहीं था कि इस बिल के तहत जो कुछ होगा वही हमारे किसानों की आय दुगनी करने का रास्ता है और विकास का रास्ता है, इसके सिवा और दूसरा रास्ता नहीं बनता, तमाम देख करके। परंतु कुछ केवल प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के जो वीडियो कुछ अच्छे प्रोफेसर्स के दिखाई दिए,
उनमें मैंने देखा कि इस पर विषय साफ साफ रखा गया और क्लियर कट स्टैंड दिया गया कि नहीं, यह बिल है, ठीक है या नहीं। मैं कह रहा हूं एक छात्र के रूप में आपकी स्पष्ट राय होनी चाहिए, वो जरूरी है। और उस स्पष्ट राय बनने के लिए ही आप यहां बैठते हैं, छात्र होते हैं, मित्र होते हैं। मैं वहां अपॉइंटमेंट से पहले ए झा हॉस्टल में था। देख रहे होंगे विश्वविद्यालय का ए झा हॉस्टल काफी प्रतिष्ठित हॉस्टल था, उसमें कंपटीशन की बड़ी तैयारियां होती थी। हमारे इस समय कुठारी कमीशन 78-79 में आया, आप सब जान रहे होंगे, जिसने पूरा चेंज कर दिया, करवट ले गई। मेरी बहुत रुचि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नहीं थी, क्योंकि विश्वविद्यालय थोड़ा वामपंथ के अधीन था और मुझे लगता था कि मैं कंफर्टेबल रहूंगा इस तरीके की लाइफ में। मुझे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, तो मुझे लगता था कि एक ऐसी जिंदगी हो जो थोड़ा पढ़ने लिखने के लिए अवसर दे, उसके लिए भोजन दे दे। मैं शराब, सिगरेट और इन सब चीज़ों से, व्यसनों से मुक्त हो जाऊंगा तो जीवन तो चल जाएगा, और मुझे खूब पढ़ने का अवसर मिले तो मैं किताब पढ़ूँ, तो साहित्य और इतिहास की किताबें पढ़ता रहूँ और मस्त होकर पढ़ूँ। तो चूंकि अमरनाथ झा हॉस्टल में लड़के कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा बैठते थे, तो वो कहा करते थे कि बच्चों, जब वो घर में ये कम पड़ेगा ना, तब जगजीत सिंह की गज़लों का समझ में आएगा तुम्हें। अभी तो तुम देखते होगे जैसे कैसेट बजा करेगा और गज़ल इंजॉय करोगे, तो बैठ जाओ, तो इत्यादि। तो खैर वो तो चुटली बातें होंगी। उसी समय कोठारी कमीशन आया। उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएसओ ऐसा वामपंथी गढ़ था एक तरीके से छात्रों का, तो सरकारी नौकरियों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण भी उस तरीके का नहीं था, कुछ दूसरा एंगल था। तो एंझा हॉस्टल में इस तरीके की प्रवृत्ति थी, दिखती थी। और लेकिन मैंने उल्लेख खाली इसलिए किया कि आपको याद मालूम है, मेस में जब हम लोग जाते थे तो उसमें भी पता था कि फला व्यक्ति अगर चल रहा है खाना खाने तो लगभग उसी के समय पर बैठे, और उसके साथ अगर फला की जोड़ी हो जाए तब तो फिर मजे ही मजे हैं, क्योंकि वो छेड़ेगा। और दोनों ही पढ़ के कमरे में से आते थे, और तय था कि फला पेपर के बारे में बात करनी है, आज औरंगजेब के बारे में ही बात करनी है मान लीजिए, तो उनको मालूम है, और दूसरे वाले को बिना कहे मालूम है कि ये औरंगजेब के बारे में आज पढ़ रहा है। तो फिर जाने के बाद वहाँ जो लिटरेचर पर पढ़ा लिखा, उस कॉमन हॉल, उस मेस चर्चाओं में जो आता था, उससे श्रुति ज्ञान से हम लोग जो कि किताबों से नहीं जुड़े हुए थे, वो ज्यादा लाभान्वित हो जाते थे बनस्पति उनके साथ कहने। छात्रावासों का यही माहौल होता था। मैं कह रहा हूं कि जब आप यहां पर साथ रह रहे हैं तो आपको यही माहौल होना चाहिए। बांट करके पढ़िए, किताबों को बांट करके पढ़ लीजिए, कह लीजिए कि फला फला पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक बांट लीजिए कैसे पढ़ना, लेकिन जो उसको बांटिए, पढ़िए और उसको डिस्कशन में लाइए। और जब डिस्कशन में लाइए तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह इन्वॉल्व होकर मत लाइए, उसका खतरा है। वो कोई डिस्कशन नहीं होता, आप ध्यान दें। जो चौराहे पर आदमी बैठ करके बोल रहा होता है वह डिस्कशन नहीं होता। डिस्कशन वो होता है जो प्रमाण के साथ आप कहते हैं। जब आप अपनी बात कह रहे हो तो आप कोट करें कि मैं रामचंद्र गुहा को कोट कर रहा हूं फला फला फला, मैं बिपिन चंद्रा को कोट कर रहा हूं फला। यही एंगल जरूरी था। और फिर इसके बाद दूसरा आदमी भी अपनी बात रखेगा तो वो भी प्रमाण सहित ही बात करेगा। जब दोनों उस प्रमाण सहित बात करेंगे तो दोनों ही लाभान्वित होंगे, दोनों की राय बनेगी और एक पुख्ता राय बन जाएगी। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि इसलिए आप उस विषय के साथ अपने आप को जोड़िए, पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और मित्रों के साथ शेयर करिए, अध्यापक के साथ शेयर करिए। वीरेंद्र की तो काफी रुचि है पढ़ने में इधर की तरफ, तो अगर आपको कोई बहुत झंझट का सवाल दिखता ही दिखता है, मैं भी छेड़ता रहता हूँ, मुझे भी कुछ झंझट का दिख जाता है कभी। अभी मैंने 4-5 दिन पहले पढ़ा और मैं वीरेंद्र से कहना चाह रहा था, जानना है 4-5 दिन पहले मेरे सामने आया, और मैं भी एक छात्र के रूप में आपको जुड़ रहा हूँ। हिंदुस्तान अखबार में मार्च के महीने में, मार्च 1947 में ब्रिटिश जनरल भारत की तरफ विजिट किया। ये मेरी जानकारी में नहीं था। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने सब कुछ इतिहास का पढ़ रखा है, तो मैं इनसे शेयर करना चाहता था क्योंकि इनका बहुत अच्छा अध्ययन है। और यहां पर बात आ गई, मार्च में वह विजिट ब्रिटिश जनरल शेयर किया और उसको लिंक किया गया है रूस के चेंज से, और रूस हस्तक्षेप कर रहा था, दिख रहा था
कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से भारत को अपने प्रभाव में लेगा, और भारत समाजवादी दृष्टिकोण से और नेहरू के अफेक्शन की वजह से दिख रहा था कि कल आज़ाद होगा तो ये समाजवादी खेमे में जाएगा, उधर की तरफ जाएगा। किसी तरीके से ब्रिटिश को इसकी सूचना थी कि ऐसा होने वाला है, और अगर साल भर का मौका दे दिया गया, क्योंकि याद करिए माउंटबेटन को जब यहाँ भेजा गया था तो उनको स्पैन 1 ईयर का दिया गया था कि साल भर में आप आज़ादी हैंड ओवर कर दें भारतीयों को, और उन्होंने ये काम 1.5 महीने 2 महीने में कर दिया। वो जून में आए हैं, 2 जून 3 जून को पहली मीटिंग दिखाई दे रही है, और इसके बाद वो 47 में अगस्त 47 में हमको आज़ादी देके चले गए। जिन्ना बार बार चिल्लाते रहे, सारी हिंसाओं के लिए जिन्ना ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। पाकिस्तान में जब इतनी हिंसा का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये सब कुछ नेहरू और गांधी की साजिश से माउंटबेटन ने करवाया है, जिससे पाकिस्तान का प्रयोग फ्लॉप हो जाए। वो कैसे करवाया है, 1.5 महीने में आज़ादी क्यों दी गई, क्यों नहीं 12 महीने की तैयारी करके सुव्यवस्थित ढंग से की गई, जिससे कि ये मारकाट बचाई जा सकती थी। ये कौन सा तरीका था कि आपने खाली 1.5 महीने में इसलिए दी गई है जिससे कि हमारा ये मॉडल फ्लॉप हो जाए और पूरी दुनिया में हम बेइज्जत हो जाए। ये मैं सहमत नहीं हूं, पर ये जिन्ना का अपना तर्क था। तो ये बार बार सवाल उठता रहा इतिहास में कि साल भर पे जो पीरियड माउंटबेटन को दिया गया था, वो माउंटबेटन ने 1.5-2 महीने के अंदर क्यों कर लिया? क्या डिफेंस की उनकी चुस्ती थी कि उन्हें काम तुरंत निपटाने की आदत थी, या इसके पीछे कोई साजिश थी जिसके संकेत जिन्ना दे रहे हैं, या कोई और संदर्भ है? तो उसी संदर्भ में मुझे ये प्रमाण मिला है। 5-6 दिन पहले का हिंदुस्तान देख लीजिएगा आप देखिएगा, उसमें ये आर्टिकल होगी, और मैं ये पहली बार पढ़ रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसको वीरेन से शेयर करूं और जरा इनसे पूछूं कि क्या इन्होंने पहले कहीं देखा है इसको या पढ़ा है। तो मेरे लिए वो नई सूचना थी। वो सूचना ये थी कि ब्रिटिश जनरल, उसका नाम भी निकला हुआ है, फला तारीख को, वो पाकिस्तान के बहुत प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं जो विदेशी बेस में हैं, और उनकी किताब आई है और उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है, इस घटना का। उन प्रोफेसर का भी नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि मार्च के महीने में फला जनरल की कराची में, लाहौर में कहीं मुलाकात होती है, वो आता है और निर्देश देता है और माउंटबेटन को कि जल्दी से जल्दी इसको भारत का विभाजन करते हुए इनको आज़ादी दे दी जानी है, क्योंकि अगर साल भर का टाइम लिया गया तो पक्का है कि आज़ाद होने वाला भारत रूसी खेमे में होगा, पूरी तरीके से रूस के हाथ में जाएगा, क्योंकि यहां जो सीआईडी रिपोर्ट दिख रही है। और इस दबाव के तहत यह फैसला 2 महीने और 1.5 महीने में कर दिया गया। मैंने बताया कि इतनी मोहब्बत के बावजूद, इतिहास के प्रति प्रेम के बावजूद मेरे लिए ये नई सूचना थी। मैंने नहीं पढ़ा, उस किताब को नहीं मंगाया में, पर मैं देखना चाह रहा था। तो यह बिना किसी भाव के, आपको तो परीक्षाएं देनी है, मेरी यह रुचि उस कालखंड के साथ बनी हुई है। सवाल उठ रहे हैं और सवाल वाजिब हैं, हो सकता है ऐसा भी हो, तो यह चीज भी आपके दिमाग में उठती है। जहां तक आपका एक दायरा होगा कि आप सही ढंग से उसको पढ़ लें, अच्छे ढंग से लिख लें, अच्छे नंबर ले लें, आप फाइनल सिलेक्शन ले लें। उसके साथ दूसरा एंगल भी आपके साथ होना चाहिए कि आप उस चीज को सही ढंग से जान भी लें और प्रमाणिक ढंग से पढ़ें। तो जब भी अपने में चर्चा करिए, प्रमाणिकता के साथ करिए, जब भी पढ़िए उसके साथ पढ़िए, तो आप देखेंगे कि आपका काम ही आधा खिसक गया। ये जो बोझिल जैसा लगता है कि आपको पढ़ना है और फिर आधी चीजें आप भूल जा रहे हैं, जब आप स्वतंत्र रूप से बैठ करके पढ़ेंगे और तारतम्य अपना मन बना लेंगे, तो जो बीच की गैपिंग होगी ना, उसके लिए स्रोत आप खुद तलाश लेंगे। आपकी एक धारा पूरी बन जाएगी। ऐसा ऐसा दिख रहा है, जब आपको दिख रहा होगा कि 1930 में हमने ये किया, 31 में हमने भगत का जाना है और ये है, तो कुछ गैप आपको दिखाई देंगे उस पढ़ते वक्त कालखंड में कि इसका इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आ रहा है। नमक आंदोलन हो रहा है, भगत जा रहे हैं और इसके साथ ये हो रहा है, मैं खाली बता रहा हूँ, कुछ गैप दिख रहे होंगे। उन गैपों के लिए या तो आप स्रोत तलाशेंगे, या अपने अध्यापक को पकड़ेंगे, या मित्र से बात करेंगे, और तब वो आपकी गैपिंग पूरी हो जाएगी। इस तरीके से अगर पढ़िए तो प्रामाणिकता के साथ होगा, निश्चित रूप से। और कोई, किसी को कोई बात कहनी हो? ठीक है, तो शुभकामनाएं पुनः एक बार आप लोगों को। मन से पढ़िए और लक्ष्य पहले रिसीव किया जाता है मन, है ना।
एक बार मन स्वीकार कर लेता है कि आप ये कर लेंगे, तो फिर सचमुच कोई ताकत नहीं है जो आपको रोके। केवल वही है कि आपका मन कितना स्वीकार करता है, आप कितना सोच लेते हैं कि आप इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अगर मन एक बार संकल्प बन जाना चाहिए तो बन जाए, तो फिर दूसरा विकल्प नहीं बनता। वो लोग जो सफल हुए हैं, जो आप में से गए हैं, वो आप ही लोग थे, आप ही जैसे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से बहुत सुरखाप से पढ़ लेकर के आता है, कुछ ऐसा होता है। मतलब मैं बात समाप्त करने से पहले बताऊं, हमारे हॉस्टल में माधव चंद्रा सर थे, पिछले साल कोरोना में डेथ हो गई उनकी, IFS से हुआ है। वो पहले साल प्रीलिम क्वालिफाई नहीं किए थे, वही प्रीलिम का पहला साल था। मुझे याद है प्रीलिम जब प्रीलिम हुआ था तो मैंने पल संस्मरणों में चुटकी लेकर के लिखा भी है, कुछ बताया भी। एक बहुत जुझारू कौन था वो, प्रीलिम केवल प्रीलिम नहीं हो रहा था, कोठारी कमीशन की संस्कृतियां पहली बार हिंदी भाषी लड़कों को वही प्रतिष्ठा देने का वादा कर रही थी जो अंग्रेजी भाषी वालों को मिला हुआ था। आप यूं समझ लें, गांव देहात से आया हुआ लड़का केवल अंग्रेजी का स्लैंग इस्तेमाल नहीं करता था तो फिसड्डी माना जाता था, जबकि उसका व्याकरण बड़ा अच्छा था एंझा में, परंतु उस व्याकरण ओरिएंटेड वो कहीं प्रोफेसर होता था, कहीं मैथमेटिक्स जाए, कहीं फिजिक्स में पढ़े, उसके लिए आपकी जगह नहीं थी। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लड़के ही सेलेक्ट होते थे। कोठारी कमीशन इसी का दबाव के तहत 78 में आती है और फिर अपना वास्ता बनता है। पहले साल का मुझे सवाल भी याद है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। पहले साल का कुछ क्वेश्चन याद है, जो हम लोग जब एक माहौल था और जब हम लोग चाय पानी पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो पता लगा कि परीक्षा है। गेहूं को कितना पानी दिया जाता है, आलोचनाओं का केंद्र है, खासतौर से अंग्रेजी भाषी मित्रों में। यार गेहूं को पानी भी दिया जाता है तो ठीक है, अब ये कलेक्टर का काम है बैठ करके गिने कि कितना पानी दिया जाता है। जो देसी हमारे जैसे भदेश लड़के हैं देसी बैकग्राउंड के, वो मुस्कुरा रहे हैं कि बेटा, हम लोग एक मित्र हुआ थे नागेश सिंह, वो IAS में गए, तो उन्होंने कहा, वो गुजरात से थे, फिर यहाँ MA इकोनॉमिक्स किए, फिर तो उन्होंने कहा क्यों भाई, अमेरिका का राष्ट्रपति किस नंबर की बनियाइन पहनता है ये तो सवाल हो सकता है, और पानी कितना पीना दिया जाएगा गेहूं को, जो कि कलेक्टर ही व्यवस्था करता है, अगर सूखा पड़ गया तो ये जानना जरूरी नहीं है। 5 पानी होते हैं, 5 पानी दिए जाते हैं गेहूं को, ये रट लो, काम देगा, पता नहीं। ठीक, हम सब भी खेती करके तो नहीं आए थे, मैं उनका वो याद बता। मुर्गी अंडा कितने दिन सेती है, ये पहले साल का सवाल है प्रीलिम का। भाई हर्षकौल थे, दुखी, यार पहली बार मैंने सोचा कि कुछ अंडे बच भी जाते हैं। मैं तो समझता था आमलेट के साथ ही सब खत्म हो जाते हैं, सेया भी जाता है उसको। एक और सवाल मैं याद दिलाऊं आपको, हम लोग चुटकी ले रहे थे, खैर ठीक है। एक ने कहा, एक सवाल हर्षकौल तुम्हारा तो बिल्कुल सही हुआ होगा, क्यों, तुम्हारे खानदान से आया था। तो हम लोग चौंके कि हर्ष के खानदान का सवाल कौन सा था भाई, तो क्या था, म्यूल, खच्चर किसकी पैदाइश होता है, गधा घोड़ा, घोड़ा गधा, गधी घोड़ा, इत्यादि इत्यादि, 4 कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, मुझे भी नहीं मालूम। नेचर में भी कुछ ऐसा होता है जो एक डिफरेंट जीव से एक बनता है, मैं पहली बार सुन रहा हूं। मैं बैठा हूं और आज कितने साल पहले सुना होगा, पर ये एक अंदाज होता है अध्यापकीय कौशल और जवाब देने का और प्रश्न पूछने का, कि वो दृश्य मुझे अब तक याद है। हम लोग सवेरे का नाश्ता कर रहे हैं, उसने पूछा कि हर्ष ये सवाल तो तुम्हारा पक्का सही होगा क्योंकि तुम्हारे खानदान से था, वल्दियत का सवाल है, गधा घोड़ा, घोड़ा गधा और इत्यादि इत्यादि। सब हंस रहे हैं। हर्ष ने कहा वैसे सही तो है बेटा मेरा तो लोग हंसे, कहे ये है तो सही है। कहा लेकिन वल्दियत के कारण नहीं सही है, ब्रेन के कारण सही है। अब बेवकूफी की बात मत करो हर्ष, ब्रेन से कैसे यार याद होगा, हाँ ना, आपको मालूम होगा, आपको नहीं मालूम होगा, ब्रेन से कोई कैसे बता देगा कि गधे घोड़े का कॉम्बिनेशन है कि घोड़े गधे का इत्यादि। अब बकवास की बात मत करो। हर्ष कौर ने कहा नहीं, मैंने इसको ब्रेन से ही हल किया है।
सामने जहां वो मेस वाला सब राखी भेज फेंकता था, वहीं पर एक गधा, उसी में कुछ घास वास चल रहा था और हम लोग चाय पी रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तुमने कभी किसी गधे को देखा है? देखा है, बहुत देखे हैं, कटरा में रहते हुए गधे नहीं देखेंगे। तुमने किसी खच्चर को देखा है? देखा है। तुम्हें देख के नहीं लगता कि इस साले का बाप कोई गधा ही होगा? माफ करना इस लैंग्वेज के लिए, लेकिन उस समय उनका उसका थुथुन खच्चर का देख के नहीं लगता कि इसका कोई बाप कोई गधा ही होगा। तो उस दिन से याद हो गया कि ये गधा और घोड़े का कॉम्बिनेशन है। तो ये अंदाज होता है, ये विषय के साथ जुड़ना होता है, ये विषय के साथ जानना होता है, और ये वो माहौल होता है जो एक दूसरे को हेल्प करता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप लोग तैयारी करिए, बढ़िया ढंग से पढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, मुस्कुरा के पढ़िए, कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है। बहुत कुछ है आगे पीछे एक सीरीज में। अगर आप आनंद से पढ़ते हैं तो तनाव नहीं होता, फिर ठीक बढ़िया होता है। सर ने अनायास ही एक सायास काम किया। आपके सिलेबस में है 1947 के बाद का भारत, अगर आप लोग याद करें। सर ने 1947 के बाद के भारत की पूरी विकास यात्रा आपको बताई। तो यह एक उद्बोधन का जरूर ये माहौल था, लेकिन ये माहौल एक सिलेबस का हो गया। 1947 के बाद के भारत में 4-5 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना है, हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, भारत का विदेशों से संघर्ष है, 1991 की वह घटना है जिसने भारत को बदल दिया, चाइना भारत के बीच एक समतुल्यता या तुलना का इशू है, और 1991 के बाद जो भारत परिवर्तित होता है, उस भारत में जो समाजवादी रुझान की सरकारों का जो दृष्टिकोण होता है और जो पूंजीवादी सरकारों का दृष्टिकोण होता है, दोनों का अंतर होते होते सरकार पूंजीवाद पर बढ़ने लग गई है। यह अगर आपने यही अगर 6-7 लाइन लिख दी तो आपने एक बहुत बड़ा काम हल कर दिया। अगर आपने निबंध के तौर पर लिखा तो सर ने एक बहुत ही लंबी व्याख्या कर दी पूरे के पूरे आज़ाद भारत के इतिहास के ऊपर। सर ने एक बड़ा मौजूद सवाल उठाया। 2 सवाल सर के थे, दोनों सवाल बहुत गहन चिंतन की मांग करते हैं। पहली बात कि जो नेहरू जी ने सवाल खड़ा किया कि हम चुनी हुई सरकार नहीं है, यह 1952 के चुनाव के पहले की घटना है। तो 15 अगस्त 1947 से लेके 1952 के चुनाव के बीच के जो 5 साल का जो 4.5 साल का जो टाइम फ्रेम है, उसमें संविधान सभा 2 कार्य करती है। एक कार्य करती है वो सरकार चलाने की, एक कार्य करती है विधायिका की। तो जो नेहरू जी का दृष्टिकोण सर ने प्रस्तुत किया कि नेहरू जी मान्यता थी कि चूंकि यह एक चुनी हुई सरकार नहीं है, यह एक चुनी हुई संसद नहीं है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले सकती है। शायद इसीलिए नेहरू जी हिंदू कोड बिल के बारे में अपनी एक रिजर्वेशन रखते थे। दूसरा सवाल उठाया जो सर ने, वो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल सवाल है कि जब उन्होंने यह घोषणा की कि अगले साल जून 48 तक हम इस देश को छोड़ देंगे, तो आखिर क्यों वह 2 और 3 जून की जो एक घोषणा आ जाती है जिसमें भारत को 15 अगस्त 1947 को छोड़ दिया जाता है। इसके पीछे कई सवाल खड़े होते हैं। इसको अगर हम गहनतम समझने की कोशिश करें तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि अबकी ब्रिटेन बहुत कमज़ोर हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन बहुत कमज़ोर हो चुका था और भारत में वह 1942 की तरह की क्रांति को संभालने के हालात पर नहीं था। यह एक व्याख्या। दूसरी व्याख्या, भारत का जो इंडियन सिविल सर्विसेज था, जो बैकबोन हुआ करता था, 1939 के बाद से इस सिविल सर्विसेज में ब्रिटिश से लोग आना बंद कर चुके थे, और चूंकि ज़्यादा इंडियंस इसमें शामिल न हो पाए, उन्होंने क्या किया, भर्ती लगातार कम करनी शुरू कर दी और उन्होंने 2 साल भर्ती ही नहीं की। तो जो 1500 के आसपास इंडियन सिविल सर्विस होने वाले थे, वो 939 ही रह गए थे। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि जो पहले लोग आया करते थे, उनके लिए ब्रिटिश का शासन करना एक बहुत बड़े सम्मान की बात होती थी। वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े बड़े बड़े एलीट और अच्छे लोग होते थे। अब उसके बाद जो लोग आ रहे थे, पॉलिटेक्निक के थे और लोअर बैकग्राउंड के थे, उनका ब्रिटिश राज के संभालने में उतना योगदान नहीं था। अब सरकार को ये लग रहा था अगर 1942 की तरह की क्रांति हो गई तो हम इसको संभाल नहीं सकते हैं। लेकिन यह सारी व्याख्या इस बात को संदर्भित नहीं कर रही है कि आखिर क्यों जब जून 1948 तक का टाइम फ्रेम दिया गया तो 15 अगस्त 1947 में ऐसा क्या था।
यह प्रीपोन क्यों किया गया? क्या 15 अगस्त 1947 से मान लो कि जून 1948 होता तो क्या वो संभाल नहीं सकते थे? क्योंकि उस समय निगोशिएशंस लगातार चल रहे थे। यह जो रूस और अमेरिका के भारत के दृष्टिकोण का प्रश्न है, यह हमेशा लगता था ब्रिटेन को, जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, कि नेहरू की जो सोच है, जो नेहरू की विचारधारा है, वह रूस के साथ ही जाएगी। एक बड़ा सवाल कई बार उठता है कि लोग यह कहते हैं कि नेहरू को मैनिपुलेट किया गया या आप नाम में चले जाओ। इसका कोई आधारिक प्रमाण नहीं है, यह विश्लेषण का प्रश्न सिर्फ है कि नेहरू नाम में गए क्यों। अगर आप नाम के आप जो मेंबर्स हैं उनको आप अगर देखिए, लिखिए किसी कागज पे, किसी में कोई ताकत नहीं थी, भारत को इस वजह से मदद नहीं कर सकते थे, तो आखिर नाम में भारत क्यों गए? नेहरू कोई आम आदमी नहीं थे, नेहरू को विश्व राजनीति की बहुत समझ थी। नेहरू नाम में क्यों गए? तो सर की उस जो सर ने जो पढ़ा है उसी को मैं एक और आयाम से बहुत सालों से सोचता रहा हूं कि नाम में क्या भारत किसी दिशा निर्देश पे गया? भारत रूस के साथ जाता और भारत रूस के साथ रहा भी। अगर आप भारत की सारी योजनाओं को देखें, उस सारी योजनाएं वही थी जो रूस चाहता था, बस रूस के खेमे में नहीं गया। जब भारत रूस के खेमे में नहीं गया तो भारत को क्या किया जाए? भारत के नाम क्रिएट किया गया। तो एक जो नई विचारधारा उत्पन्न हो रही है वह यह भी कर रही है कि नाम में जाने के पीछे कोई एक योजना रही होगी, शायद उसके पीछे भेजा गया हो। अब आते हैं पाकिस्तान के विभाजन के प्रश्न को लेकर। पाकिस्तान जब बन रहा था, अगर आप कैबिनेट मिशन योजना को पढ़िए, कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना ये कह रही थी एक ढीला ढाला केंद्र तैयार हो और हम लोग साथ रहें। अब कैबिनेट मिशन योजना में दो थे, एक दीर्घकालीन, एक अल्पकालीन। शुरू में नेहरू ने दोनों स्वीकार करे, तो कैबिनेट मिशन योजना नेहरू ने भी स्वीकार कर ली और जिन्ना ने कर ली। सारा मामला कहाँ पे आके अड़ गया? सारा मामला आके अड़ गया कि जो ग्रुपिंग थी, ग्रुपिंग ऑप्शनल हो या ग्रुपिंग कंपलसरी हो। ग्रुपिंग से क्या हो रहा था? आसाम जो था, अगर ग्रुपिंग ऑप्शनल कर देते तो आसाम ग्रुपिंग से बाहर आ जाता, ग्रुपिंग कंपलसरी कर देते तो आसाम ग्रुपिंग में रहता। आसाम के साथ था क्या? वह मुस्लिम डोमिनेटेड नहीं था, तो जिन्ना को क्या लग रहा था? मेरे हाथ से आसाम चला जाएगा। उसी मुद्दे पे सारा झगड़ा हुआ और बाद में नेहरू, ये लगातार लोग कहते हैं कि जो नेहरू ने कहा कि संविधान सभा एक संप्रभु इकाई है, हम संविधान सभा के अलावा किसी बात से बाध्य नहीं है, वह भारत को विभाजित कराई गई। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कई बार लिखा है, इंडिया फिल्म में लिखा हुआ है, बहुत से लोगों ने उसकी व्याख्या की है। लेकिन 1947 में भारत एक रह सकता था, इसकी संभावनाएं शून्य हो चुकी थी। गांधी जी ने जो एक प्रस्ताव दिया था कि अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो भारत बच जाएगी, तो ये कोई प्रस्ताव में कोई सब्सटेंस नहीं था। गांधी जी तब तक अपना संयम खो चुके थे और वह भारतीय इतिहास को एक जीवनी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। सर ने जो हिंदुस्तान का देखा, मैं जरूर किताब पढ़ना चाहूँगा, कि वो जो कहा गया कि अमेरिका चाहता था कि भारत पाकिस्तान को बांट दिया जाए और ताकि उसके बंटने के बाद भारत रूस में नहीं जा पाएगा। और जो एक चीज़ जरूर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान को क्या मिला। ये सवाल पाकिस्तान में आज शुरू हो चुका है। अगर इमरान खान का पिछला स्टेटमेंट आप पढ़िए, जब इमरान खान ने भारत की तारीफ की है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत की तरह होने चाहिए, वो बहुत वायरल हुआ है। भारत होना चाहिए कि भारत सरेआम रूबल में तेल खरीद रहा है, वो एक डीप डिस्काउंटेड प्राइस पे। अमेरिका का जो डॉलर है वो प्रॉब्लम में आ चुका है। जो अगर भारत रूस से रूबल में तेल खरीदता है और रूबल का तेल बिकने लगता है और रूबल की यूनान से बेंचमार्किंग हो जाती है, डी डॉलराइजेशन ऑफ वर्ल्ड शुरू हो जाएगा। जो सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के डॉलर फिनिश हो जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। तो सर का उद्बोधन बहुत अच्छा रहा, मुझे सुनने में बहुत आनंद आया। हम जो इलाहाबाद डायरी मैं जो लिखता था, मैं हमेशा सर के जो कमेंट को मैं पढ़ता था। कई बार उन पर आरोप लगाया कि आप मेरा अगला ब्लॉग लिख देते हो, जो कई बार जो मैं आगे लिखने वाला होता हूँ पहले लिख देते हैं ये। तो इनकी एक दूरदृष्टि है, एक समझ है। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि सर ने समय दिया। मैं सर से अनुरोध करूँ, सर रिटायर हो रहे हैं, मैं सर से अनुरोध करूँगा समय समय पर आप लोग मार्गदर्शन देते रहें, जरूर आपके लिए बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल मैं छोड़ जाता हूँ, जिसने एक सवाल गिनाया है, इस एंगल से अगर आप देखिएगा, उसी में से जो प्रकरण आया है, एक तो उस पुस्तक का रेफरेंस लीजिए जो पाकिस्तानी इतिहासकार ने लिखा है, और वो प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन
शेखर में, इधर का 8-10 दिन का अखबार उठा के देख लीजिए, मिल जाएगा। तो उस किताब का भी जिक्र उसमें है, और उसमें ब्रिटिश षड्यंत्र की बात है जो मार्च में तय कर लिया गया कि भारत को जल्दी जल्दी बांट देना है, हो गया। मैं बात दूसरी कर रहा था, मैं प्रश्न उठा रहा था, ये मैं जिन्ना वाले सवाल से जोड़ते हुए सवाल उठा रहा था कि यदि सचमुच 12 महीने का समय लिया गया होता तो क्या यह हिंसा बचाई जा सकती थी? क्या इस बंटवारे का दूसरा स्वरूप होता? क्या इतनी जनहानि न होती? यह एक एंगल है जो दोनों पक्ष उठाते हैं। ब्रिटिश कहता है कि नहीं, हम और रुकते तो भारत गृहयुद्ध में फंसता जा रहा था और हम उसको कंट्रोल न कर पाते, इसलिए हमें लगा कि जल्दी ही जो कुछ करना है वो करके हम निपट लें, और माउंटबेटन ने ये किया। यह एक तर्क है, ये एक बात हो सकती है, इसके समर्थन में आप आज जा सकते हैं। दूसरा पक्ष वह है जो जिस पर जिन्ना संकेत करते हैं अब, और जिन्ना कह रहे हैं कि 12 महीने का दिया गया समय 2 महीना इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस के खेमे में चले गए थे माउंटबेटन, और जानबूझ करके किया गया जिससे कि चूंकि रोका नहीं जा सकता इसलिए इसको इतना फ्लॉप करा दो, इतनी मारकाट हो जाए कि पूरी दुनिया में फिर ब्रिटिश लौट आए और ये विभाजन रद्द हो जाए और पाकिस्तान के प्रयोग को असफल करा दिया जाए। मैं आपसे खाली ये जानना चाहता हूँ, इस प्रश्न को इस एंगल से भी देखिए कि अगर ये 12 महीने का समय लिया गया होता तो क्या होता? क्या बेहतर मैनेजमेंट किया जा सकता था और ये मार्केट बचाई जा सकती थी और बंटवारा प्लीजेंट होता, जिसको कहा जाता है कि गांव में 2 भाई हैं, अगर उन्होंने पकौड़ी बनाई और चाय बनाई और मिलकर तय कर लिया, और एक बंटवारा वैसे हो सकता है और दूसरा मार्केट से हो सकता है। हमने मार्केट से किया है पाकिस्तान के साथ बंटवारा, क्या हम चाय पकौड़ी के साथ बंटवारा कर सकते थे? ये एक सवाल है, आप इसको उस एंगल से भी देखिए। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद।